सर्चिंग एजुकेशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे अध्याय 3 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूथा घर कहा करते थे। देखिए, ये दो लड़के हैं, जसपाल और हरप्रीत। ये अपने घर के पास वाली गली में क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस जो उनके घर के आसपास में एक खंडहर घर है उसकी तारीफ कर रहे थे, है ना। उसमें से एक लेडी कहती है, देखो उस घर में जो लकड़ी पर नक्काशी बनी हुई है वो कितनी सुंदर है। फिर उन्हीं में से एक कहती है, क्यों नहीं इसके बारे में मंत्री जी को बताना चाहिए कि वो इस जो विरासत है या जो स्ट्रक्चर है, क्यों ना इसको और अच्छे तरीके से मरम्मत कराया जाए और इसे अच्छे तरीके से सुरक्षित रखा जाए। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगते हैं कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आखिर क्यों ये इस खंडहर को लेकर के इतना चिंतित है कि इसमें जो नक्काशी है वो तो ठीक है, एक अपनी जगह है, लेकिन फिर इसको मरम्मत करा करके इसको संजोने की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो इनके मन में क्वेश्चन उठता है। अब उन्हीं क्वेश्चन का आंसर आगे के पैसेज में देखेंगे। देखिए, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। अब क्या हुआ, देखो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहां पर क्या चाहिए होगा? वहां पर मिट्टी, ईंट, पत्थर चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो कहीं अलग से जो खुदाई हो रही थी तो वहां से क्या मिली? ईंटें मिलनी शुरू हुई। तब ईंट को लेकर के क्या किया गया, वहां से निकाला गया और यहाँ पर में बिछाया जाने लगा। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। अब ये हड़प्पा का खंडहर हो सकता है और यहाँ से जो ईंटें मिली उन्हें नहीं पता होगा जो ये ईंटें किस तरह की ईंटें हैं, इसके पीछे का क्या मतलब कोई सभ्यता भी रहा होगा। वो तो रिसर्च करके तो नहीं खोद रहे थे ना, उन्हें तो मिली ईंटी और बस ईंटें उठा करके वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिए रेलवे लाइन पे। अच्छा, रेलवे लाइन बिछाई, इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई और हो सकता है हड़प्पा और इसी के जैसे और भी बहुत सारा ऐसा सभ्यता होगा जो या इमारतें होंगी जो पूरी तरीके से नष्ट हो गई होंगी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। बाद में जब कुछ जो पुरातत्वविद आए, जो मतलब कह सकते हैं भू सर्वेक्षण वगैरह करते थे, तो उन्होंने पाया कि जो ईंटें निकाली गई थी जहां से, उससे पहले यहाँ पर में कोई हो सकता है भवन अच्छी सी बनी होगी या कोई सभ्यता वगैरह होगा। कुछ रिसर्च किया गया, ठीक है, तब उन्हें पता चला। ठीक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब इसी को रिलेट करके जो पैरेलल में जो जो मिलती चली गई थी इमारतें या फिर जो पुरास्थल मिले हैं तो उनको क्या किया गया, हड़प्पा सभ्यता से रिलेट किया जाने लगा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब सोच सकते हैं कितने 100 साल, मतलब 4700, यानी कि लगभग 5000 साल पहले ऐसे मतलब शहरों का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप खुद से सोचिए और सोचने वाली बात है। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अगर उससे
किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, ऐतिहासिक कोई चीज अगर, विरासत की चीज अगर उसमें हो, तो उसको सहेजने की जरूरत है, उसे सुरक्षित रखने की जरूरत है। अदरवाइज अगर लग रहा है नहीं, उससे कोई लाभ नहीं है, तो वहां पर मैं उसको हटा करके नया कंस्ट्रक्शन बनाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को वहां से कुछ सीख मिल सकती है, तो जरूर से जरूर उसको सहेज करके और सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर और उसका प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जा रहा है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पर में दिखाया जा रहा है, इस फोटो में बात की जा रही होगी, आइए पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या बोला जा रहा है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। अच्छा, इन नगरों की विशेषता क्या थी? देखिए, इन नगरों में से कई को दो या उससे अधिक दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। अब ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, जो मतलब कह सकते हैं जो टॉप पे होंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था और लेकिन ऊंचाई पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आप एक इस तरीके से दिशा आप रफ दिशा आप बनाइए। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब क्या बोला जा रहा है, प्राय पश्चिमी भाग छोटा था। अब ये पश्चिम वाला भाग हो गया, ये भाग क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन ये क्या होगा, टॉप पे होगा। कहाँ पे होगा, टॉप पे होगा। तथा पूर्वी भाग हिस्सा जो था, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, ये निचला हिस्सा होगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, यहाँ पर में ये भूमि है, तो भूमि पर में क्या होगा, ये वाला होगा, यहाँ पे मिट्टी उट्टी डाल दीजिए, या फिर यहाँ पर में ईंट का मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके ये टॉप वाला पोजीशन हो गया, और ये क्या हो गया, लोअर पोजीशन हो गया। ठीक है ना, इस चीज को समझिए। तो जो टॉप वाला पोजीशन था उसे नगर दुर्ग कहा गया। ठीक है ना, इसे क्या कहा गया, नगर दुर्ग कहा गया। इसे क्या कहा गया, नगर दुर्ग कहा गया। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। ऑब्वियस सी बात है, नीचे वाला है तो ये क्या होगा, निचला नगर कहा गया होगा। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे, यानी कि उसका प्लेसमेंट और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया जाता था कि हजारों साल तक अभी भी, मतलब जब निकाला गया तो अभी भी ईंट वैसे का वैसा ही था। तो कुछ इस तरीके से ईंट को पकाया जाता था और चिनाई किया जाता था। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। हो सकता है उनमें वो कुछ बड़ा वाला इस तरीके से तालाब टाइप का होगा, जिसमें कोई ओकेजन पर में क्या होगा, उस पर स्नान वगैरह किया जाता होगा। इस तालाब को बनाने में ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। अच्छा, इस जो मोहनजोदाड़ो में जो तालाब था, उसको भरने के लिए पानी को कहाँ से लाया जाता था, कुएं से लाया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी कि कोई
ऐसा कुछ मतलब अवसर होता होगा, विशिष्ट अवसर होता होगा। उसी में उसी अवसर में क्या किया जाता होगा, उस तालाब में पानी को भर करके और तब लोग क्या करते होंगे, स्नान करते होंगे। ठीक है। अब कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल, आपको बताना है लोथल किस स्टेट में है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। देखिए आपके पास, अगर आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास मैप होना जरूरी है। ठीक है, जिससे कि आप किसी भी स्टेट को जब भी हम बताएंगे आपको, तो वो लोकेट कर पाए। ठीक है ना, गुजरात कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, बिहार कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो मैप रहेगा तो आपको चीज़ों को लोकेट करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। आइए देखते हैं। अब आगे दिया हुआ है कालीबंगा लोथल। तो जैसे लोथल, लोथल कहाँ है, गुजरात में है लोथल। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं लोथल, ये गुजरात वाला एरिया है। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर मैं पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से तालाब टाइप का है। यहाँ पे सीढ़ी दो तरफ से बना हुआ है, एक ये सीढ़ी है और एक ये सीढ़ी है ना। इस तरीके से महान स्नानागार, यही है मोहनजोदाड़ो का महान, यानी महान मीन्स क्या, बड़ा बड़ा स्नानागार, यानी कि स्नान करने की जगह। अब हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ईंटों को बिठाया जा रहा है कि वो काफी मजबूत हो। और ईंटें तो अच्छे तरीके से पकाई ही गई थी, नो डाउट, बट इनकी जो प्लेसमेंट थी वो भी काफी अच्छे तरीके से की जाती थी कि दीवारें अच्छे से मजबूत हो। भवन, नाले और सड़कें, देखिए इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। क्या होते थे, इन नगरों के घर जो होते थे या तो एक मंजिल के होते थे या तो दो मंजिल के होते थे। घर की आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आंगन, देखिए आंगन है, आपने भी देखा होगा, अगर आप अपने गांव में देखे होंगे तो गांव में बीच में आंगन होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, घर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप गौर किए होंगे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। कितना अच्छे तरीके से इस शहर को बसाया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। सुदृढ़ तरीके से घर को बनाया गया, फिर उसके बाद गली को बनाया गया, फिर गली के साथ में ही नालों को बनाया गया, और नाले भी कैसे, बिल्कुल ढके हुए। और जगह जगह पर में क्या बनाए जाते थे, इनमें मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए कि क्या हो, प्रॉपर मतलब टाइम टू टाइम क्या हो, उस नाले की सफाई होती रहे। और नाले कैसे थे, बिल्कुल एकदम हल्का सा मतलब ढलान पर होती थी नाले, जिससे कि उसका पानी जो है आसानी से मतलब शहर से बाहर निकल सके। तो आप देख सकते हैं कितना योजनाबद्ध तरीके से उस शहर का निर्माण किया गया होगा। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। आपने पिछले अध्याय में देखा होगा एक घर के बारे में चर्चा की हुई थी, मेहरगढ़, आई थिंक मेहरगढ़ के बारे में बात हुई थी। और अभी मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता के जो घर बनाए गए थे, तो इनमें आप क्या डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, ये आपको बताना है। अब देखिए नगरीय जीवन कैसा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं खुदाई में ये कुछ इस तरीके से सड़क मिला हुआ है। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत बनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है।
अब देखिए इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो आप देख पा रहे हैं वहाँ का जो नगरीय जीवन था किस तरीके से था। पहले तो खुद जो छोटा मोटा काम करते थे वो तो था ही, साथ ही साथ वो अपने मतलब नगर से बाहर भी जाते थे और वहाँ से वहाँ की मतलब कह सकते हैं कल्चर को सीख करके आते थे और साथ ही साथ वहाँ से क्या किस्से कहानियों को भी बटोर करके लाते थे। मतलब कोई चीज़ देखते होंगे या सुनते होंगे तो यहाँ पर में डिस्कस करते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, मिट्टी के खिलौने का उपयोग किया जाता होगा उस समय में। अच्छा, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो ये एक्टिविटी है करने के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए सबसे ऊपर में ये वाला जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसमें देखिएगा मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। ये क्या है? एक सड़क है। ये तो खैर खुदाई में इस तरीके से दिखाया गया है, बट ये क्या है? ये एक नाला है। ठीक है। ऊपर एक कुआं देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कुआं है। बाईं और नीचे हड़प्पा की मुहर ये देख पा रहे हैं, ये मुहर है हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर चिन्ह देखिए, ये एक मुहर हो गया और ये ऊपर में ये क्या हो गया? ये चिन्ह हो गया जो कि एक खास लिपि में लिखा हुआ है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या होगा, बट कुछ लिखा हुआ है उन्हीं की भाषा में। दाईं और नीचे की तरफ पकी मिट्टी के खिलौने, ये आप देख पा रहे हैं, ये कुछ मिट्टी के खिलौने हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ऊपर पत्थर के बाट को देखो, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। किस पत्थर से बनाया गया था? चर्ट पत्थर। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, मे बी। मध्य में बाएं, देखिए मध्य में बाएं मनके, देखिएगा ये है ना मनके, इस तरीके से ये वाला। इनमें इनमें से कई कार्निलियस पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर में इस तरीके से मन का ये किस तरीके से माला बनाया गया है। मध्य में दाएं, है ना, मध्य में दाएं देख पा रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये फोटो। पत्थर के धारदार फलक। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देख रहे हैं यहाँ पर में एक ये मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति, और कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। यहाँ पर ये क्या है? ये देख पा रहे हैं डिजाइन किया हुआ। और ये क्या हुआ? ये क्या है? एक तरह से वस्त्र को डिजाइन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 25 मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ 6। अब देखिए अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वह पत्थर के बाट बनाते थे? तो ये आपको जानकारियां इकट्ठी करनी है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी।
मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तक कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी टकलियां सूत कताई का संकेत देती है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कैसे पता लगा? तो इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। कैसे? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तक कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं कपास, वहीं से पता चला। अब देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। देख पा रहे हैं आप 26, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है और ये दाढ़ी वगैरह इस तरीके से बनाया गया है। कपड़े कपड़े को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। ओके, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब हो सकता है ये किसी पुरुष ने बनाया हो, या हो सकता है किसी महिला ने बनाया हो, या हो सकता है ये दोनों ने मिलकर बनाया हो। और इस तरीके से मूर्तियां भी। अब देखिए, फेंस क्या होता है, आपने इससे पहले वर्ड पढ़ा ना, फेंस। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते। तो आप समझ गए फेंस क्या होता था। फेंस क्या हो गया, एक कृत्रिम तरीके से बनाया हुआ कह सकते हैं पदार्थ हुआ। अब कच्चे माल की खोज में देखिए, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। इनमें से कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते थे, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ का वे दूर दूर से आयात करते थे। कुछ ऐसे मेटल थे जैसे लोहा, तांबा, जैसे हड़प्पा के लोग कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी ये जो बहुमूल्य पत्थर थे ये इन्हें दूर से लाना पड़ता था। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे? आयात मतलब क्या? लेकर के आना। निर्यात मतलब लेके देना या दूसरी जगह भेजना, है ना। इस चीज को आप समझिए। आयात मतलब किसी चीज को अपने पास लाना कहीं और से, और निर्यात का मतलब होता है अपने यहाँ से दूर भेजना किसी दूसरे जगह। ठीक है, तो आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान एक देश है। कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ईरान और अफगानिस्तान। देखिए, इंडिया का तो मैप आप रखें ही रखें, साथ में वर्ल्ड मैप भी रखें, जिससे कि आपको कभी यूएसए के बारे में बताना हो, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, जो नेबर कंट्री है। फिर उसी तरीके से ब्रिटेन के बारे में, यूरोपियन कंट्री हो गए, उनके बारे में बताना हो तो वो सब आपको वर्ल्ड मैप पे मिलेगा। तो आप वर्ल्ड मैप भी रखें और साथ ही साथ आप इंडिया का मैप तो रखें ही रखें। ठीक है, तो देखिए, सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, और कर्नाटक के बारे में जानते हैं। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब देखिए, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखकर एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मुहर। देखिए, ये खिलौना है और ये क्या है? एक
मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? अगर है तो बताइए। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। अब देख पा रहे हैं ये हल जैसा कुछ इस तरीके से खिलौना है। हो सकता है कुछ इस तरीके का हल रहा होगा, तभी तो खिलौना बना। लोग, अब देखिए, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब भोजन का किस प्रकार का था? भोजन में क्या क्या करते थे? देखिए, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कौन कौन से मुख्य खाद्य पदार्थ हैं? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन लकड़ी के हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पालतू जानवर थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। तो बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वह बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब अगला पॉइंट है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब देखिए, गुजरात में आपने कच्छ के बारे में पढ़ा होगा। कच्छ नाम का एक जगह है। कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। आपको पता होना चाहिए धौलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में नामित किया गया है। आपको बताना है कौन से नंबर का है धौलावीरा नाम की जगह। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप मिले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए लोथल का बंदरगाह। लोथल बंदरगाह गुजरात, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। बंदरगाह किसे कहा जाता है? बेसिकली बंदरगाह तो वही होता है ना जहां पर में पानी वाली जो जहाज होती है वो आकर के रुकती हैं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। या देख पा रहे हैं ये बंदरगाह टाइप का है। अवशेष ही कह सकते हैं बचा हुआ है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। देखिए, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था।
अभी भी तो आप देख पाते हैं ना, वहां पर में क्या लिखा जाता है, नंबरिंग किया जाता है। तो पेन पेपर है तो नंबरिंग हो जाता है, बट उस समय वैसा पेन पेपर वाला तो बात था नहीं। तो मुहर को ही बनाया जाता था और मुहर से ही सील्ड किया जाता था, और जो यहाँ पर में ये सामान इसको कहाँ से कहाँ भेजना है और पता कैसे लगाया जाए। करने के बाद उसके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छापों को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर मुहरें टूटी होती थी, जैसे मान लीजिए मिट्टी की मुहर लगाई गई, अब उसके साथ छेड़छाड़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्रेक करेगा, टूटेगा। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब देखिए इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुंह और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां जुड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो बेसिकली बहुत सारा कारण आ सकता है। अकाल पड़ गया हो, सूखा पड़ गया हो, फिर बोला जा रहा है बाढ़ भी आ गया हो, फिर खाने की तलाश में लोग उस जगह को छोड़ दिए गए होंगे। तो अपने अपने एक थॉट्स हैं। आपने मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, तो उसमें एक कारण जो बताया गया है लास्ट में, बाढ़ का कारण बताया गया है उस सभ्यता को नष्ट होने का, है ना। बाढ़ को एक ऑथेंटिक बताया गया है, लेकिन क्या रहा होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, अब कुछ कल्पना करने के लिए बताया जा रहा है, कुछ आगे क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आप इसे कीजिए, अदरवाइज अगले वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर को करा दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जल्द ही हम एक नए चैप्टर के साथ, अगला चैप्टर जो हमारा होगा उसके साथ हाजिर होंगे। अध्याय 3 में हमने पढ़ा आरंभिक नगर। अब नेक्स्ट हमारा होगा अध्याय 4। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।